एज इज रिटन ऑन द बोर्ड, आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। इवन जब आप कॉलेजेस में भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट थ्योरी होता है, क्योंकि चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे डेवलपमेंट हो, सबसे पहले आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए जिस पे आपको काम करना है, और इंफॉर्मेशन भी वो जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या आपकी प्रॉब्लम से रेलेवेंट हो। उसी डाटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का प्रोसेस या कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट। तो सेट इज बेसिकली ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब इजिली आइडेंटिफिएबल। इजिली आइडेंटिफिएबल का मतलब है किसी भी चीज को देखते ही इमीडिएटली आप बता सकें कि ये इस कलेक्शन में बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। मतलब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तब ऐसी कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। बट सपोज आपसे कोई कहता है कि कलेक्ट 5 ग्रेट पीपल, या कलेक्ट 5 इंटेलिजेंट पीपल, या कलेक्ट 5 स्मार्ट पीपल। तो एक ग्रेट, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट तीनों एम्बिगुअस वर्ड्स हैं। अलग अलग लोगों के लिए इसका मीनिंग अलग अलग होता है। हो सकता है आप किसी को फॉलो करते हो, आप किसी को लीडर मानते हो, बट कोई दूसरा ऐसे लीडर ना मानता हो। आप तो फॉलोअर हैं बट दूसरा उसका क्रिटिसाइजर है। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो ग्रेटनेस, इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस में हमेशा सब्जेक्टिविटी रहती है। तो ऐसी कलेक्शंस को कभी भी सेट नहीं कहा जाता, क्योंकि ये कलेक्शंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बनेगी, बट हमारे लिए सेट हैज टू बी द यूनिक। बिल्कुल एक चीज यदि मिलती है देन इट इज कॉल्ड ए सेट। बट यदि मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ऑब्वियसली इट इज अ सेट। Collection of all natural numbers or all real numbers or all integers or all complex numbers, then it is also a set. Collection of all Indian rivers is a set. Collection of all Indian rivers flowing through Pakistan, that is also a set. क्योंकि इन सब में कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं। अब जैसे हमने सेट में कहा कि हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, एज वी वर टॉकिंग अबाउट कलेक्शन। अब कलेक्शन तो ऐसी भी हो सकती है जो एग्जॉस्ट हो जाए, जो खत्म हो जाए, और कलेक्शन ऐसी भी हो सकती है जो नेवर एंडिंग हो। तो इट मींस कलेक्शंस दो तरीके की होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इन अदर वर्ड्स सेट दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यदि आपको खाली वोवेल्स इकट्ठे करने ए ई आई ओ यू, देन इट इज ऑब्वियसली ए सेट। सेट में जो मटेरियल इकट्ठा करा जाता है उसके लिए ब्रेसेस बनाए जाते हैं। तो ब्रेसेस इज बेसिकली वो स्पेस है जिसके अंदर आप इसे कंटेन करेंगे। तो ये फाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स। बट यदि आपको सारे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो आप करोगे एक्स, एक्स इज ए natural number. You will write it like this. X is a natural number. ठीक है ना? या सिंपल वे में आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो। तो आपने देखा कि सेट्स दो तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में यदि हम और देखें तो इसका मतलब सेट के दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। इस चीज में आपने देखा, आपने एलिमेंट्स को टेबुलेट कर लिया। You have tabulated the elements, so it is called tabular form. Tabular form of representing a set. और इसमें आपने सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। इट मींस आपने इन ए वे सेट को बिल्ड कर दिया। सो इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सो सेट्स को दो तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, या तो टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। इनिशियली टेबुलर फॉर्म बनाई गई थी फाइनाइट सेट्स के लिए और सेट बिल्डर फॉर्म बनाई गई थी इनफिनिट सेट के लिए। बट आज की डेट में कोई भी नोटेशन किसी भी तरीके से यूज करी जा सकती है। ठीक है ना? इसको हम नॉर्मली ऐसे भी लिख देते हैं, मुझे हर वो एक्स कलेक्ट करना है जिस एक्स पे हैज ए प्रॉपर्टी पी एक्स। वी मे ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, विच इज द प्रॉपर्टी पी एक्स। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर करना मीन्स इट इज द सेट। क्लियर है? कहीं को डाउट है किसी को तो मैसेज बॉक्स में पूछ सकता है मेरे से। बट और एक सीरीज मेरे से अभी कही गई थी, वो सीरीज मैं कर दूंगा पीयूष। अभी शुरू करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद उस सीरीज को भी कर दूंगा मैं। somebody wants to join, तो मुझे ज्वाइन करवाने दीजिए। ओके, तो दो तरह की सेट्स आपको पता चल गए। अब हमने देखा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए सेट। और कई बारी हम इस चीज को कार्डिनलिटी भी कह देते हैं या कार्डिनल नंबर। यू मे ऑल्सो कॉल इट कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी।
ओके, सो यू मे कॉल इट कार्डिनल नंबर और यू मे सिंपली कॉल इट सेट। यदि मैंने इसको ए से डिनोट करा तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज 5, और बट बहुत जगह हम इस ऑर्डर के लिए स्मॉल n यूज कर लेते हैं, सिंबल n ऑफ ए इज 5। और ऑब्वियसली इस सेट की कार्डिनैलिटी इनफिनिट है, क्योंकि मैं काउंट करता रहूंगा, इसकी काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होगी। तो यहां से वर्ड ऑर्डर भी हमारे पास आ गया, ऑर्डर इन कार्डिनैलिटी। यहां तक पहुंच गए हम लोग। एक और चीज है कि यदि आप चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, यदि आपने ये कलेक्ट करा ए ई आई ओ यू, सपोज आपने ये करा ए ई आई ओ यू, और यू आपने 2 बारी लिख लिया, सपोज यू आपने 2 बारी इसके अंदर यदि कलेक्शन के अंदर लिख लिया, तो कलेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी कोई पूछता है इस सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो इसका मतलब सेट में आप एलिमेंट को रिपीट करें या ना करें वो काउंटेबल नहीं होता, आप उसको काउंट नहीं करते। तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए। रिपीटिशन बहुत ऑब्वियस होना चाहिए, रिपीटिशन इन ए सेट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, और इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। व्हाट शुड बी द आंसर, प्लीज रिस्पॉन्ड। आप लोग तो रिस्पॉन्ड करते हैं हमेशा सिग्निफिकेंट। सो इट इज नॉट allowed or it is not significant, what should be the right answer? So obviously it should be not significant. Allowed तो है एलिमेंट्स का रिपीटिशन, बट उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। So it's allowed but it is not significant. यहां तक आ गया। अब सपोज आप उस x को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप उस x को कलेक्ट करना चाहें, उस नेचुरल x को कलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसका स्क्वायर -1 है, बट स्क्वायर नेगेटिव नंबर का ऑब्वियसली इट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नेचुरल तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सेट की मैंने जगह तो बना ली, बट इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं पाया। तो ऐसे सेट को कहते हैं वॉइड सेट। वॉइड सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं, और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। और इसकी सिंबल हम नॉर्मली ये डिनोट यूज करते हैं 5, दिस इज कॉल्ड 5। तो यहां से कंसेप्ट आ गया वॉइड सेट का। सो यू नो अबाउट वॉइड सेट ऑल्सो। बट सपोज कोई मेरे से कहता है एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, तो ये हम स्पेशल टाइप के केसेस कंसीडर कर रहे हैं सेट्स में। x इज एन इवन प्राइम नंबर। अब हम सब जानते हैं इवन नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, जो इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, प्राइम नंबर जिस पे एग्जैक्टली एक फैक्टर हो। तो इस केस में खाली एक ही एलिमेंट हमें मिलता है, दैट इज 2, और ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन। सो सिंगलटन सेट का कॉन्सेप्ट भी यहां से इंट्रोड्यूस हो गया। A set with just one object is called a singleton. So you know about void set and at the same time you know about singleton set. कई बार हम void set को इस तरह से भी लिख देते हैं, मुझे हर वो x चाहिए जो अपने ही बराबर नहीं है। तो हम सबको पता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। So that is another definition of void set. So you know about singleton. But एक गलती आपने नहीं करनी, यदि एग्जामिनर ये ऐसे लिख देता है तो आप ध्यान रखिएगा ये void set नहीं है, ये singleton है। आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा हुआ है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंदर कितना लिखा हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट। और अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी कॉल्ड ए सिंगलटन। यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया? तो काउंटिंग हो गई, टाइप हो गया, सिंगलटन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। और सेट को एक वेन डायग्राम की तरह डिफाइन करते हैं। नॉर्मली हमने इसके ऊपर ए लिख दिया, बट हम पे यदि इसके अंदर एक बी भी हमारे पास आ गया, तब हम कहते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी एक्स आपके बी में है वो हर हालत में आपके ए में भी है। सो दैट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो ए को हम बोलते हैं सबसेट, सॉरी बी को बोलते हैं सबसेट, और ए को बोलते हैं सुपरसेट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट एंड सुपरसेट। जब एक से ज्यादा सेट्स आने शुरू होंगे तो हम देखना शुरू करेंगे कि क्या वो आपस में रिलेटेड है या नहीं है, क्या कोई किसी के अंदर है या नहीं है। यदि एक सेट दूसरे के अंदर हो तो अंदर वाला सेट इज सबसेट एंड बाहर वाला सेट इज ए सुपरसेट। क्लियर हो गया? बट यदि हम डेफिनेशन में थोड़ा सा एडिशन कर देंगे, एग्जामिनर ये नहीं डेफिनेशन तो दी, बट यदि वो कहता है कि कम से कम ये देयर एग्जिस्ट की नोटेशन होती है, जो मैंने नोटेशन बनाई है इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब देयर ऑलवेज एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट सम y in A which is not in A, y in A which is not in B। सपोज ये आ जाता है और एग्जामिनर कहता है इन दोनों डेफिनेशन को आप कंसीडर करो। जो रेड में लिखा हुआ है वो तो ये कह रहा है कि जो भी बी में है वो ए में है, बट दूसरा वाला कह रहा है कि ए में कम से कम एक एलिमेंट है जो बी में नहीं है। इसका मतलब बी एक्चुअली ए से छोटा है।
तो ऐसे केस में हम कहते हैं B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये भी सबसेट का केस है, बट ये केस है प्रॉपर सबसेट का और ये केस है इम्प्रॉपर सबसेट का। तो सबसेट्स भी दो तरीके के हुए, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। तो सबसेट्स आर आल्सो टू टाइप्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इट शुड बी क्वाइट ऑब्वियस, इम्प्रॉपर हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट है। यदि सबसेट और सेट दोनों बराबर हैं देन इट इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट। हर सेट अपना सबसेट है, दैट इज इम्प्रॉपर। और यदि सबसेट एक्चुअली सुपरसेट से छोटा हो देन इट इज ए प्रॉपर सबसेट। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, क्या फाई हर सेट का सबसेट है? क्या एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है? यदि मुझे इसे कॉन्ट्राडिक्ट करना है देन मुझे कोई एलिमेंट फाई में ढूंढना पड़ेगा जो ए में ना हो, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन है कि जो भी बी में है वो ए में होना चाहिए। इसका मतलब दिखाना है जो भी फाई में है वो ए में होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, यदि मुझे इसे कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो मुझे शो करना पड़ेगा कि फाई में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, बट फाई में तो कोई है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको याद होगा, मैंने लॉजिक की क्लास में आपको कराया था, ये अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्शन वाला केस हो गया। इसका मतलब मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहा, मैं एज्यूम कर रहा था कि ये सबसेट नहीं है, बट मैं फाई में एक भी ऐसा एलिमेंट ढूंढ नहीं पाया जो ए में ना हो, क्योंकि एक्चुअली फाई में कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब जो मैंने अजम्पशन करी थी वो वैलिड नहीं है, और मैंने अजम्पशन करी थी कि फाई ए का सबसेट नहीं है। तो माय अजम्पशन इज नॉट ए वैलिड अजम्पशन, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। तो फाई हर सेट का सबसेट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर होता है या इम्प्रॉपर होता है, किस तरह का सबसेट होता है? अब सबसेट होता है, इन दोनों में से तो एक क्लासिफिकेशन लाना ही पड़ेगा, या तो ये प्रॉपर सबसेट होगा या ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो प्रॉपर का मतलब है ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो फाई में ना हो, और हम तो जानते हैं फाई में कुछ है ही नहीं, तो ए का कोई भी एलिमेंट फाई में नहीं है, तो इसका मतलब फाई हर हालत में प्रॉपर सबसेट है। फाई इज नॉट एन इम्प्रॉपर सबसेट, फाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बट यदि कोई कहता है नहीं फाई इम्प्रॉपर भी है, तो फाई अपना इम्प्रॉपर सबसेट है। फाई इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ and a proper subset of every non-void set। हर नॉन एम्प्टी सेट का ये प्रॉपर सबसेट है, और अपना तो ये ऑब्वियसली इम्प्रॉपर सबसेट है। क्लियर हो गया? उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं। यदि हम वोवेल्स को ऐसे लिख लें ए ई आई ओ यू, या हम ई आई ओ यू ए लिख लें, तो दोनों सेट हमेशा सेम होते हैं। तो सेट में ये भी मैटर नहीं करता कि आपने एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में लिखा है, पहले किसे लिखा बाद में लिखा, क्योंकि आप इसे स्ट्रक्चर नहीं असाइन कर रहे हैं, आप खाली कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जब स्ट्रक्चर असाइन करने की बात आती है तब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। उसमें क्या है कि हम एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं। ओके, वी अरेंज दिस लाइक, हम इसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग रोज और कॉलम्स में जब आप अरेंज करते हैं ए ई आई ओ यू, तो हम ये कहते हैं ये एक रो और 5 कॉलम का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, देन इट्स कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो जब हम स्ट्रक्चरिंग की, पोजीशनिंग की बात करते हैं तब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो एक सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं, इन ए सेट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, whereas in matrix position of an object is very very important। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब सपोज मेरे पास एक सेट है XYZ और एक सेट है 1 2 3। अब ये दोनों सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर भी 3 है और बी का ऑर्डर भी 3 है। जब सेट्स का ऑर्डर सेम रहता है तब ऐसे सेट्स को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। बट जब एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हो जाए, जब एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हो जाए, यदि मैं ये दोनों सेट लेता तब ये दोनों वुड बी कॉल्ड इक्वल सेट्स। ठीक है, तो आपको फर्क समझ आ जाना चाहिए। इक्वल इक्विवेलेंट सेट्स होने के लिए ऑर्डर सेम होना काफी है, बट इक्वल सेट्स होने के लिए एलिमेंट भी सेम होना जरूरी है। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया, इक्वल सेट्स, इफ पी देन क्यू मैंने पढ़ाया था ना एक लेक्चर में, तो इक्वल सेट्स इंप्लाई इक्विवेलेंट सेट्स। यहां से हमने एक और चीज, तो उस दिन मैंने कहा था ना, ये मैथमेटिक्स में सारा मैं यूज करूंगा इफ पी देन क्यू, तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, इफ इक्वल सेट देन इक्विवेलेंट। इफ इक्वल
देन इक्विवेलेंट। और जितनी सारी मैंने उस दिन स्टेटमेंट पढ़ाई थी, आई थिंक इट वाज इन लेक्चर 2, ऑनलाइन लेक्चर 2, आप उससे सब कुछ बना सकते हैं। इफ इक्वल देन इक्विवेलेंट, ओनली इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, इक्वल है ओनली इफ इक्विवेलेंट, कराया था ना इफ भी देन क्यों। तो आप चाहें तो वो सारी की सारी थ्योरम्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाता है, सपोज एक सेट मेरे पास है एक्स वाई, और इसी तरीके से आपको एग्जाम के लिए पढ़ना भी है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स की, सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाते हैं। और ये हो गया एक्स वाई जेड। तो आपने देखा ए बी का सबसेट है, बट यदि मैं ये ले लेता, तो अब यहां पे देखेंगे ए बी का सबसेट है बट ए सी का सबसेट नहीं है, और सी और ए भी सबसेट नहीं है, तो हम कहते हैं दीज आर नॉन कंपेरेबल सेट्स। अनदर डेफिनेशन आप सबने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, और ये दोनों कंपेरेबल सेट्स। तो कंपेरेबल होने के लिए एक को दूसरे का सबसेट होना जरूरी है। इफ वन सेट इज अ सबसेट ऑफ अदर्स देन यू कॉल दीज सेट्स कंपेरेबल, अदरवाइज दे आर नॉन कंपेरेबल सेट्स। क्लियर हो गया? कहीं भी कोई डाउट है किसी को, कैन आस्क मी। देन कम्स अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स एंड फैमिली ऑफ सेट्स, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 2-3 दिन में अब सैनमेक्स की वेबसाइट से आपको इंटीमेशन चली जाएगी। 2023 के चारों सेक्शन के सॉल्यूशंस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो 4 सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, लॉजिक, कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश। मोर ओवर आपको वीडियोस भी स्ट्रीम कर दी जाएंगी जो हमारे स्मार्ट बोर्ड पे बनाई जाती हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वैक्यूम पे पढ़ा रहा हूँ, एक दूसरा बोर्ड होता है स्मार्ट बोर्ड जिसके आगे खड़े होकर पढ़ाते हैं, और वो डिजिटल है, एट द सेम टाइम वो स्ट्रीम भी करता है और रिकॉर्ड भी करता है, और वो क्लास में भी टीच करते हैं हम उसकी हेल्प से। तो वो लेक्चर्स उस बोर्ड पे बनाए गए हैं, और वो भी आपके लिए रिलीज कर दिए जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, जिनमें आपको जो निमसेट 2023 का लॉजिकल सेक्शंस है उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं वीडियो में। और वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल पोर्शन होता है, क्योंकि 24% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम लॉजिक ओनली, सो देयर विल बी समथिंग इंपॉर्टेंट, यू विल गेट टू योर लिंक्स इन 2-3 डेज। और कंप्लीट सॉल्यूशंस मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के तो आपको 2-3 दिन में डाउनलोड एरिया में मिल ही जाएंगे सैनमेक्स की वेबसाइट पे। चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सेट ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास ए में 2 एलिमेंट है ए बी, और मैंने एक और सेट बना लिया जिसके अंदर 5 है, ए है, ए का सेट, बी का सेट और पूरा ए बी का सेट। तो आप ये देखेंगे कि जो नया सेट बना है इसके एलिमेंट्स भी अपने आप में सेट है, सो दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ सेट्स। बट ये वाला पर्टिकुलर सेट बहुत स्पेशल है, इसे हम लिखते हैं पी ऑफ ए, एंड इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो सेट ऑफ सेट्स तो वो भी हो सकता था जिसमें यदि मैं 3 एलिमेंट ले लेता ये ब्रैकेट में, बट पावर सेट होने के लिए हर सबसेट होना चाहिए। इसका हर सबसेट यदि मैं इसके अंदर डाल दूं देन इट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। और जो टीचिंग भी आपकी होगी बाद में उसी स्मार्ट बोर्ड पे होगी। वैक्यूम तो मैं बीच बीच में कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए कभी कभी यूज करता हूँ, ठीक है ना। इट इज ऑन माई स्टडी टेबल विच आई यूज फॉर लाइक काउंसलिंग के लिए, या जैसे स्टूडेंट्स डिप्रेस हो रहे हैं उनको पॉजिटिविटी देने के लिए, उन सब के लिए मैं यूज करता हूँ। अदरवाइज जो क्लासेस होंगी वो आपकी स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होंगी। आपको आइडिया लग जाएगा जब ये वीडियो अभी रिलीज करेंगे हम 2-3 दिन बाद, जिसके अंदर हमने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मैंने, ठीक है। सो पावर सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अब यहाँ पे खुद देखिए, यदि ए का ऑर्डर 2 है तो पावर सेट ऑफ ए का ऑर्डर 4 है। 4 कहां से आया? 2⁻²। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? यदि ए का ऑर्डर n है तो पावर सेट ऑफ ए का ऑर्डर 2⁻n है। ये बना कैसे? थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यदि मैं यूज करूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपके ए में n एलिमेंट्स है, सपोज मैं ऐसे लिख लेता हूं, a इज a1 a2 टिल an। आपको सारे सबसेट्स लिखने हैं। आपने सबसे पहले n में से 0 एलिमेंट उठाए, एंड हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस? n से 0। फिर आपने एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाया, फिर आपने 2-2 सेट एलिमेंट का सबसेट बनाया, और फिर आपने सारे एलिमेंट का सबसेट बनाया। बाइनोमियल थ्योरम आपने करी है स्कूल डेज में, इट बिकम्स 2⁻n।
और जिन लोगों को थोड़े से रिवीजन की जरूरत है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। ऑल दो वेरिफिकेशंस आर नॉट नीडेड, आपको यदि ये फॉर्मूला याद है और आपको इसका लॉजिक क्लियर है तो आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ पावर सेट। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल सेट, देन कम्स यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्स अपने आप में नाम पता चल रहा है, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सल। यदि सेट्स इसके अंदर हैं तो ये जो ऊपर वाला सेट है इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। So universal set is a superset of all sets under consideration. तो जितने जैसे जैसे यूनिवर्सल सेट ऑफ टीचर्स अलग होगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट्स अलग होगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ IAS ऑफिसर्स अलग होगा, तो यूनिवर्सल सेट रिलेट्स टू ए और पर्टेन्स टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो जो हमारी कंसिडरेशन में सेट्स हैं उनके सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो भी अंदर सेट है ये इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब उसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, difference, complement and symmetric difference. ये वन बाय वन मैं अभी आपको समझाता हूँ। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, एंड देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, जिसे हम कंप्यूटर्स में आपको याद होगा नेगेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। बट अभी इसे रिलेट नहीं करते। अब ये मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो मैं मार्किंग कर देता हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। ये जो है ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, इसका मतलब उसे हर वो एलिमेंट चाहिए जो ए में भी है और जो बी में भी है, दैट इज द इंटरसेक्शन। दे नीड एवरी एलिमेंट विच इज इन ए एज वेल एज इन बी, बोथ ए एंड बी इज इंटरसेक्शन। अब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन दैट इज बी माइनस ए, डिफरेंस ऑफ सेट। इसका मतलब वो कह रहा है मुझे वो एलिमेंट तो चाहिए जो बी में है, बट वो एलिमेंट नहीं चाहिए जो ए में है। वेरी लॉजिकल। और इसको हम साधारण इंग्लिश में ओनली बी भी कहते हैं। कि सुबह कभी एक वर्ड प्रॉब्लम बन गई और एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन कर लिया करता है, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ओनली इन बी, फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर ओनली इन बी, बी माइनस ए। सिमिलरली ये पोर्शन ओनली ए है, ए माइनस बी दैट इज ओनली ए। वो कह रहा है ए में चाहिए बट बी में नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखिए कितना इजी है कॉन्सेप्ट को यदि आप ढंग से समझते हैं, ओनली ए। और यदि मैं इन दोनों का यूनियन ले लेता हूं, ए माइनस बी और बी माइनस ए का, तब हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ये वाला सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए डेल बी सिमेट्रिक डिफरेंस। सबको क्लियर हो गया? तो इसका मतलब होता है x इज इन ए और x इज इन बी बट नॉट बोथ। या तो x खाली ए में दो या x खाली बी में दो, दोनों में मत दो, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इंटरसेक्शन यू नो, डिफरेंस यू नो, a माइनस बी यू नो, एंड देन सिमेट्रिक डिफरेंस यू नो, एंड ये सारी की सारी चीज इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन का मतलब है दोनों के दोनों ये सर्कल जो मैंने बना रखे हैं, एक्स ए में हो या एक्स बी में हो। तब और का मतलब खाली और नहीं होता है, इसका मतलब है जब भी हम लिखते हैं यूनियन को, आइदर ए और बी, इसमें ए एंड बी इज इंक्लूडेड। कॉमन पोर्शन हमेशा इंक्लूडेड होता है, याद रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी यदि हम आइदर ए और बी बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये रूल आउट नहीं कर रहे कि कॉमन पोर्शन नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमें केवल एक ही चाहिए, हम कह रहे हैं कम से कम एक चाहिए। तो यूनियन का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी।
कि इन दोनों में से कम हमें एक जरूर चाहिए, ए दे दो चाहे बी दे दो चाहे दोनों दे दो, देन इट कम्स आउट टू बी यूनियन। अब खाली डिफाइन करना रह गया कॉम्प्लीमेंट। सपोज ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और ये मेरा सेट ए है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सारा यूनिवर्सल वो पोर्शन जो ए में ना। तो कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, और इसका मतलब है u माइनस। So complement can be written as any one of these u minus, and I hope now things must be very very clear to you. अब एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको इसको समझा दूंगा। ठीक हो गया? किसी को भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन हो तो पूछिए मेरे को। इस सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। It can also be written like this, a union b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। a माइनस बी को आप ये भी लिख सकते हो a यूनियन b माइनस b। यूनियन में से आपने b हटा दिया पूरा, तो आपको ओनली ये मिल गया। सो whatever you want, you can do it like this. क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? और बल्कि हम a यूनियन b को ऐसे भी लिख सकते हैं, a यूनियन b को हम कहेंगे पहले खाली a ले ले, फिर खाली b ले ले, और फिर उनका इंटरसेक्शन ले ले। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ राइटिंग इट। कॉम्प्लीमेंट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब लिख लीजिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप लोग कंप्यूटर्स में करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, वो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ ही है, ये सब सेम होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, नेगेशन ऑफ ए और बी, नेगेशन ऑफ ए और बी को हम लिखते हैं नॉट ए एंड नॉट बी, एक ही बात है। सो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। आगे प्रोसीड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का भी आइडिया हो गया आप लोगों को, ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉइड सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट वॉइड सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब, यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपको यूनिवर्सल के अलावा सब कुछ चाहिए, मतलब आप पे कुछ नहीं बचेगा। और वॉइड सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए कि आपको कुछ नहीं के अलावा सब कुछ चाहिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है? कहीं को डाउट किसी को? एनीबॉडी एनी कंफ्यूजन? देन आस्क मी। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, वैसे ऐसा जरूरत नहीं है बट फिर भी ले लेते हैं। 1 2 3 और बी ले लिया 2 3 4। ये जो मैंने ऊपर लिखा है वो मैं सब करके आपको दिखा देता हूं उसमें वन बाई वन। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, इधर लिख लो मैं स्पेस यूज करके। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या क्या है, 2 3, ये पहला वाला हो गया। बी माइनस ए, बी चाहिए बट ए नहीं चाहिए, मतलब 4। ए माइनस बी मतलब ए चाहिए बट बी नहीं चाहिए, मतलब 1। समझ आ रहा है ना? एंड देन सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल बी, that is 1 and 4. So obvious. A union B, that is 1 2 3 4, that is A union B. और कई बार ये आप कर लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट और यहां आप नीचे लिखते हैं B, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट की जगह B की रिस्पेक्ट में आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। somebody wants to join, let me allow. Okay, next. तो इसका मतलब फिर हो जाता है B माइनस, बट ये यहां पे गलत है, क्योंकि यदि A का कॉम्प्लीमेंट B के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ये ध्यान रखिएगा कई बार एग्जामिनर ट्रिक करता है, ओनली इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, तब आप खाली कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये कॉम्प्लीमेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि A B का सबसेट नहीं है, बिकॉज A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, सो दैट कॉम्प्लीमेंट इज नॉट डिफाइंड। आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो गया। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी को पूछिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हमें सेट्स को भी मल्टीप्लाई करना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपकी फोर्थ एंड फाइनल क्लास अब हम लोग रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली संडे को, एंड दैट विल बी द फाइनल क्लास इन द सीरीज, एंड देन यू विल बी अनाउंस द बैच स्टार्ट हो रहा है आपको पहले नवरात्र से, लाइक फ्रॉम 15th। उसके एडमिशंस नेक्स्ट वीक में ओपन हो जाएंगे, एंड देन योर क्लासेस विल स्टार्ट। वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर ली जाएंगी, बट आई विल मेक दैट अनाउंसमेंट ऑन
this coming Sunday when I will be taking my final class with you, final free class with you. Okay, तो उसके बाद वो सब अनाउंसमेंट्स और डिस्कशंस कर लिए जाएंगे आप लोगों के साथ. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो आपको 6 मिल जाता है, हम सबको पता है. बट यदि हम पे एक सेट है ए बी और एक सेट है 1 2, तो हम इसको ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते. बट मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कंसीडरिंग देम टुगेदर. तो कंसीडरिंग देम टुगेदर का मतलब है हम इनको कंबाइन करेंगे आपस में. ए क्रॉस बी लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर, एक एलिमेंट यहां से और एक एलिमेंट यहां से. ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, A2 B1 B2. That is called Cartesian product of A and B. That is called Cartesian product of A and B. क्लियर हो गया सब लोगों को? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस यू टेकिंग देयर पेयर्स. और इस तरह के जो पेयर्स होते हैं, these are not pairs, these are not simply pairs, these are ordered pairs. Why ordered pairs? क्योंकि पहला एलिमेंट पहले सेट से आना जरूरी है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आना जरूरी है. इसका मतलब यदि एग्जामिनर मुझे कभी भी B इंटू ए, B क्रॉस ए लिखने को कहेगा तो मैं पहले B के एलिमेंट लूंगा फिर A के एलिमेंट लूंगा. ओके, सो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता है. और यदि हमें ऑर्डर लिखना हो, ऑर्डर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इज ऑर्डर ऑफ A इनटू ऑर्डर ऑफ B. इट्स एज सिंपल एज दिस. कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, सो दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो एंट्रेंसेस में पूछे गए हैं. लगते ट्रिवियल हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक इन दैट. तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से आप इसे प्रॉपर्ली समझ सकते हैं. सपोज मेरे पास ए है सिंगलटन और बी है सेट ऑफ नेचुरल्स. सेट ऑफ नेचुरल्स का मतलब इट इज एन इनफाइनाइट सेट. और एग्जामिनर कहता है ए क्रॉस बी बनाओ. तो ऑब्वियसली पहला एलिमेंट 1 1, दूसरा एलिमेंट 1 2, तीसरा एलिमेंट 1 3, चौथा एलिमेंट 1 4 एंड सो ऑन. तो ऑब्वियसली कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें? इनफाइनाइट. सो दिस वुड बी एन इनफाइनाइट सेट. पहले मैं सिचुएशंस बना रहा हूं, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप देखिएगा कि आप उसे करेक्टली आंसर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. ओके, बट सपोज ए होता 5 वॉइड सेट और बी होता सेट ऑफ नेचुरल्स. अब मैंने ए क्रॉस बी बनाने की कोशिश करी, ऑर्डर्ड पेयर बनाया. इसके अंदर मुझे एलिमेंट यहां से डालना है और इसके अंदर एलिमेंट यहां से डालना है. तो इस वाले में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख लूंगा. बट यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं आ सकता क्योंकि ये सेट खाली है. तो इसका मतलब मुझे बेसिकली क्या मिलेगा? मैं ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं पाऊंगा, मुझे एक खाली सेट मिलेगा. तो इस केस में मेरा आंसर 5 हो जाएगा. समझ आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब यदि ए वॉइड सेट है, इफ ए इज ए वॉइड सेट, तब आप उसका किसी भी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो हमेशा वॉइड, दैट विल ऑलवेज बी वॉइड. किसी को कोई डाउट है? कैन आस्क मी. सुनाई दे रहा है आप सबको? ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम? प्लीज रिस्पॉन्ड. सब लोगों को क्लियर है? गुड. तो यदि एम्प्टी सेट है तो कई बार एग्जामिनर क्या ट्रिक करता है, वो क्वेश्चन लिखता है लेट ए बी, अब आंसर देंगे लेट ए बी ए फाइनाइट सेट एंड बी बी एन इनफाइनाइट सेट. व्हाट इज ए क्रॉस बी? सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा. पहली चॉइस फाइनाइट सेट, दूसरी चॉइस इनफाइनाइट सेट, तीसरी चॉइस नन ऑफ दीस. और 3 चॉइसेस मैं आपको दे रहा हूं, बताइए कौन सा आंसर सही रहेगा. So Sony says infinite set, Harshit says none of these. और लोग आंसर दीजिए. एक और आया है, Hariom also says infinite set. Piyush again says infinite set. करिए आंसर करिए. I am looking at your answers. तो खाली एक आंसर आया none of these और आंसर्स आए इनफाइनाइट सेट के. अब हम समझ लेते हैं. मेरे ख्याल से मैंने दोनों एग्जांपल्स आपके लिए पहले बना रखे थे और मैंने कहा था आप केयरफुल रहिएगा. ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है. हर वो सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो वो फाइनाइट है.
पहले वाले केस में आंसर इनफाइनाइट सेट था, दूसरे वाले केस में वॉइड सेट था, मतलब फाइनाइट सेट था। इसका मतलब आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ए इज 5 और ए इज नॉट 5। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एग्जामिनर ने खाली मुझे कहा ए एक फाइनाइट सेट है, उसने मुझे ये नहीं कहा कि ये वॉइड सेट है या नॉन वॉइड सेट है। यदि ए वॉइड सेट होता तो मेरा आंसर आता बी चॉइस, और यदि ए वॉइड सेट होता तो आंसर आता फाइनाइट वॉइड सेट, और ए बी नॉन वॉइड सेट होता तो आंसर आता इनफाइनाइट सेट। बट मुझे ये पता नहीं है कि ए क्या है, 5 है या नॉन 5 है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट, आंसर नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन है। किसी को भी डाउट है तो पूछिए मेरे से, प्लीज आस्क मी। ठीक है ना? सो वी हैव टू बी लॉजिकली, आप रट नहीं सकते। अब रटिए, जो फॉर्मुलेज है वो रटिए, टिप्स पे लाइए, फॉर्मुलेज की इंटीग्रेशन देखते ही आपको आंसर याद आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को देखते ही आपको आंसर याद आ जाए। बट हर टॉपिक में आप रट पाएंगे वो मुश्किल होता है, और सीखना भी तो, आगे जॉब भी करनी है, सभी कुछ करना है। सबको क्लियर हो गया? बट हाँ, यदि मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता, लेट एक्स बी ए नॉन वॉइड फाइनाइट, यहां देखिए मैंने यहां लिखा है ग्रीन कलर से, यदि मैं कर देता एक्स इज ए नॉन वॉइड फाइनाइट सेट, तब मेरा आंसर आ जाता इनफाइनाइट, क्योंकि स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने अब लिख दिया ए बी ए नॉन वॉइड फाइनाइट सेट। तो इस गलती को आप नहीं करेंगे। आपको पता है कितना बड़ा लॉस होता है, एक तो 6 मार्क्स जाते हैं और साथ में मतलब 12 मार्क्स आएंगे, नेगेटिव मार्किंग अलग से मिलेगी आपको। तो यहां तक ये आपको समझ आ गया। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। So if A is a finite set and B is an infinite set, then we are not very sure about what A cross B would be, because A cross B का nature would depend upon whether A is a finite set or A is an infinite set. आगे चलते हैं। A cross B is B cross A if and only if, आपको पता होगा if and only if ऐसे लिखते हैं, या कई बार हम इसे ऐसे भी बना देते हैं, both ways है, if and only if A is B। दो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम होंगे if and only if A is B। इसी तरह यदि A कंटेन्ड है B में और C कंटेन्ड है D में, तो ये आपको इंप्लाई करेगा A क्रॉस C कंटेन्ड है B क्रॉस D में। तो ऐसे बहुत सारे और रिजल्ट्स होते हैं जो हम देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर रिजल्ट्स जो हम कंसीडर कर सकते हैं। सो इट्स दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट टू बी ओवर एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर है यहाँ तक? एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। ये ए है, ये बी है, तो आप क्या करते हैं, पहले ए का ऑर्डर ले लेते हैं, फिर आप बी का ऑर्डर ले लेते हैं। बट ऐसा करने में आपने कॉमन पोर्शन को दो बारी जोड़ दिया, एक बारी ए में लेते हुए, एक बारी बी में लेते हुए, तो एक बारी आपको इसे माइनस करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक हो गया ना? क्योंकि आपने दो बारी इसे ऐड कर दिया, ये वेरीड इट 2 times, so you'll have to subtract it once। बट इसी तरह यदि 3 सेट ले ले, अब आगे के लिए हम याद कर लेंगे, यदि हमें 3 सेट इस तरीके से मिल गए, तो हम करेंगे ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी प्लस ऑर्डर ऑफ सी माइनस दो दो के पेयर में इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ऑर्डर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और तीनों के इंटरसेक्शन को एक बारी जोड़ देंगे। ये अब बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमें चलना होगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन कैन जस्ट आस्क मी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है पूछिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में। और ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी को हम कई बार ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डिपेंड करता है डाटा मुझे क्या दे रहा है एग्जामिनर। ओनली ए का ऑर्डर प्लस ओनली बी का ऑर्डर प्लस दोनों का ऑर्डर, कॉमन का ऑर्डर। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन और डाटा दे आर गिविंग टू मी। अभी एग्जांपल्स भी करेंगे, जो एक्चुअल एग्जांपल्स है वही करेंगे, जो निमसेट में आए हुए एग्जांपल्स हैं उन्हीं को करेंगे। अब एक फाइनल टॉपिक आ जाता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये मैंने यहीं पे डाल लिया है, वैसे तो हम रिलेशन फंक्शन अलग से भी पढ़ते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसलिए मैंने यहां पे डाल लिया। तो यदि मैं पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी लेता हूं ना,
It is set of all relations from A to B. ध्यान रखिएगा इसको. रिलेशन का मतलब है जो रिलेट करे, और जब रिलेशन बनता है, जब लोग रिलेट होते हैं तो पेयर्स बनाते हैं, और पेयर्स हमें कहां पे मिलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में. तो इसका मतलब बेसिकली उतने ही पेयर्स होंगे जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा. तो इसलिए जब भी हम ए क्रॉस बी का पावर सेट लिखेंगे तो हमें ए से बी तक के सारे रिलेशंस मिल जाएंगे. अब सपोज ए का ऑर्डर एम है और बी का ऑर्डर एन है, और एग्जामिनर पूछता है आप पे कितने रिलेशंस हैं ए से बी तक, तो मैं कहूंगा जितना ए क्रॉस बी का ऑर्डर है. ठीक है ना. और वो आज ही हमने पढ़ा था, दैट इज 2⁻mn. जितना ए क्रॉस बी का ऑर्डर है उतना पावर सेट है, तो हम कह देंगे आप इतने रिलेशंस लिख सकते हैं 2⁻mn. You can write 2⁻mn relations from A to B. So whenever you have to write a relation, just take a subset of A cross B. जैसे phi belongs to power set of A cross B. So phi is also a relation. और कैसा रिलेशन है? void relation है. कई बार आप किसी रिलेशन को रिलेशन मानते हैं ना, बट उसमें कुछ होता नहीं है, that is a void relation. So इसलिए phi भी एक रिलेशन होता है. Phi is also a relation. क्लियर है? कहीं कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी, एनी कंफ्यूजन? एक एग्जांपल बनाऊं क्या आपके लिए रिलेशंस का? जैसे ए में है खाली एक एलिमेंट, थोड़ा छोटा सेट लेते हैं. बी में है ए बी, तो आपने सबसे पहले ए क्रॉस बी बनाया. ए क्रॉस बी बना 1A 1B. आपने पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखा. इसमें ए और बी के सारे सबसेट्स आपने लिखने हैं. तो ये पहले तो वॉइड, लेट मी अलाउ टू ज्वाइन. ओके, सो फिर सिंगलटन्स, एंड देन पूरा का पूरा. तो ये है सारे रिलेशंस. These are all relations from A to B. That is what I am suggesting. क्लियर हो गया? तो रिलेशन का कॉन्सेप्ट भी नाउ इज नोन टू यू. सो 1-2 मिनट में आपको कुछ कॉन्सेप्ट में मेरे से पूछना है तो प्लीज आस्क मी. उसके बाद में वो एग्जांपल्स कर दूंगा. बट उससे पहले पीयूष ने जो सीरीज पूछी थी वो मैं कर देता हूँ आपके साथ. आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा, और जिन लोगों को रिवाइज करना है वो इन द मीन टाइम रिवाइज भी कर लेंगे. टर्म्स थी 248, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी, मैंने उस दिन भी बोला था, बट इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी सीरीज. 2, 4, 8, 16, 77, 145 and 668, and a term was missing. So on demand of Piyush, on request of Piyush, I'm going to solve this series first. In the meantime, you can just go through the theory so that I can do some examples with you. तो मैं सीरीज को लिख रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से. 2, 4, 8, 16, 77, 145, 668, and a term is missing. उस दिन भी मैंने कहा था कि यहां से यहां का प्रोग्रेशन तो बहुत इजी है. यहां से 2 से मल्टीप्लाई करा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करा. प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे. बट मुझे 16 से 77 लाना है. सोचिए आप, यदि मैं 16 को उल्टा करके लिखूं 61, 77 आ गया. हाँ यार, ये तो आ गया. अब मैंने बताए थे लॉजिक के 3 स्टेप्स होते हैं. पहले एस्टैब्लिश कीजिए, फिर वेरीफाई कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए. तो मैंने भी इसे यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करी. ठीक है, 16 को 61 से लिखा, 77 आ गया. अब 77 को रिवर्स करके लिखा तब भी 77 है. 7 4 14, 7 14 1 15, 154 आ गया. अब मैं थोड़ा सा अटक गया कि यहाँ 154 है, यहाँ 145 है. बट मेरा लॉजिक गलत है या एग्जामिनर और थोड़ा लॉजिक मेरे से मांग रहा है. बट मैंने एक चीज यहाँ नोट करी कि 145 की जगह 154 आ रहा है. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजिट सेम है. 145 में भी 1 है, 154 में भी 1 है. ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में 4 है, ऊपर वाले में 5 है, नीचे वाले में 5 है. इसका मतलब कहीं थोड़ी सी ट्रिक करनी है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं. सबसे छोटा डिजिट पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद. तो मुझे स्ट्राइक कर गया कि अरे तो 145 आ गया. सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिएक्ट टू ए प्रॉब्लम. ओके,
मतलब जादू कुछ भी नहीं है, जस्ट ये कॉमन सेंस, जितना आप सोचेंगे उतना ज्यादा आप कर पाएंगे ऐसे चीजों को। तो बेसिकली आपने करा क्या यहाँ पे, आपने रिवर्स करा, जोड़ा, और फिर सिंपल वे में आपने सॉर्ट करा, जैसे हम करते हैं ना, सॉर्टिंग करते हैं कंप्यूटर्स में, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया। अब मैं देखता हूँ ठीक है 145 आ गया, अब कंफर्म करना है तो 145 का उल्टा लिखा मैंने 541, दोनों को जोड़ा 6 8 6, सॉर्टिंग करी, सबसे छोटा 6 फिर 6 फिर 8, आई एम हैप्पी क्योंकि यही तो यहाँ है, इट मीन्स आई गॉट माई लॉजिक। तो अब तो आंसर लिखना वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, 668 866, 8 और 14 4 1 हासिल, 6 12 और 1 13 3 1 हासिल, 10 14 और 1 15, सॉर्टिंग करी 1 3 4 5, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई गेट माय आंसर। इट्स अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत सारी सीरीज मैंने करी है आपके साथ पहली 2 क्लासेस में। किसी को डाउट है आस्क मी, और समझ आ गया है तो शो कीजिए रिस्पॉन्स। सो एवरीथिंग इज मैनेजेबल, यू नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक एंड प्रैक्टिस। थैंक यू, कंफ्यूजन ठीक होगी ना पीयूष? आपकी सीरीज आपने पूछा था मेरे से, आपको क्लियर है? ठीक है। तो बेसिकली मैं इसे ऐसे भी बना सकता था कि मैंने करा क्या इसमें, मैं पहले रिवर्स करा, ओके, रिवर्स एड देन सॉर्ट, रेड्स की तरह मैं इसको नाम याद कर लूंगा। मैंने रिवर्स एड देन सॉर्ट, उल्टा करके लिखो, जोड़ो और फिर सॉर्टिंग करो, यू गेट योर आंसर। चलिए आते हैं सेट थ्योरी पे। अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है सेट थ्योरी की, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क मी, और कोई डाउट नहीं है तो आगे प्रोसीड करते हैं। पहला एग्जांपल, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। इस बोर्ड पे भी टीचिंग सही होती है, जो वैक्यूम मैं यूज कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जब यूएस में लेता हूँ लेक्चर्स वगैरह, देन आई यूज दिस, क्योंकि वहां पे लोग इसे प्रेफर करते हैं। बट इंडिया में हम स्मार्ट बोर्ड भी यूज करते हैं और ये भी यूज करते हैं, दोनों चीजें यूज करते हैं, जिस तरीके के भी हमें लेक्चर लेना होता है जैसा भी। तो पहला क्वेश्चन है कि मेरे पे, क्वेश्चन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा सारे एक्चुअल क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। आपके पास P1 P2 P30 30 सेट है, ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स। कई बार हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारे साथ साथ लिखे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम पीपीटी या कुछ भी पहले से टाइप करके रखते हैं और सॉल्व करते रहें, तो उसमें थोड़ी सी लेथर्जी आ जाती है स्टूडेंट के पार्ट पे कि स्टूडेंट नोट्स नहीं लेता है। और मुझे लगता है मैथमेटिक्स में नोट्स लेना भी जरूरी है, तो हम मिक्स करके दोनों तरह का चलेंगे। कई बार हम प्रिंटेड के नीचे सॉल्व करेंगे, कई बार हम लिखेंगे भी क्वेश्चन, और आपको हमारे साथ साथ उसे लिखना होगा, ठीक है ना, जिससे क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट। और मैंने कहा भी था कि हमें क्लास में जिन्हें हम एडमिशन उनको देंगे जो हमें लगता है डेडिकेटेड है, वो हमें पता चलता है रिस्पॉन्सेज से, आपके ऑफलाइन में भी रिस्पॉन्सेज से पता चलता है, ऑनलाइन में भी रिस्पॉन्सेज से पता चलता है। आप रिस्पॉन्स दीजिए, नॉलेज तो हम आपको करवा देंगे, सब्जेक्ट इज नॉट एन इशू फॉर अस, हम आपको प्रिपेयर करा देंगे। वो मेन है कि वेदर यू आर डेडिकेटेड, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, तो उसी के बेसिस पे नॉर्मली हम लोग एडमिशन देते हैं। तो P1 से P30 तक 30 सेट्स हैं, हर एक में 5 एलिमेंट हैं, तो आप ये मान सकते हो कि मेरे पे 150 एलिमेंट्स हैं टोटली इन सेट्स के अंदर, ठीक है ना। आपने लिख लिया कि जो P1 P2 Pn है, ऑर्डर ऑफ, मैंने नीचे लिख दिया, सामने लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, 1 मिनट में मैं हटा रहा हूं इसे। तो मेरे पास बेसिकली 150 एलिमेंट्स हैं, जिसे मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ P1 यूनियन P30। बट ये ऑर्डर जब होगा जब सारे सेट्स में एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो, कहीं भी रिपीटिशन ना हो, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि सेट्स में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो अभी मैंने ये जो लिखा है व्हाइट कलर से, मैं वही एज्यूम करके चल रहा हूं, आई एम एज्यूमिंग कि इसमें से कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है सेट्स में। नेक्स्ट उसने मुझे दिया Q1 Q2 Qn, 3 एलिमेंट्स ईच, 3 एलिमेंट्स ईच। ऑन द सेम लॉजिक मैंने इसमें मान लिया 3 into n एलिमेंट्स, assuming that none of the element is repeated, ठीक है। अब आगे एग्जामिनर कहता है, अब एग्जामिनर ने पहले मुझे दिए 30 सेट, हर एक में 5 एलिमेंट थे, n सेट जिसमें हर एक में 3 एलिमेंट्स थे। अब एग्जामिनर मेरे से कहता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, लेट यूनियन ऑफ Pi इज इक्वल टू यूनियन ऑफ Qj, दैट इज S, एंड लेट each element of S belongs to
exactly 10 of PIs, exactly 10 of PIs and 9 of QIs. ये ट्रिक आ गई क्वेश्चन में. देन n is what? तो कह रहा है कि Q मैंने कितने सेट लिए. अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. 30 सेट उसने एक तरीके के दिए, हर एक में 5 एलिमेंट्स थे. n सेट्स और दिए जिनमें हर एक में 3 एलिमेंट्स थे. मुझे बताना है ये n कितना है, Q कितने काउंटिंग में सेट्स हैं. साथ ही साथ वो कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन सेम है. आप पीआई का यूनियन लो चाहे क्यूआई का यूनियन लो, दोनों सेम है और उस यूनियन को उसने सेट एस से डिनोट कर दिया. बट साथ ही साथ वो कह रहा है कि एस का हर एलिमेंट एग्जैक्टली 10 पीआईज में लाई कर रहा है. इसका मतलब जो पीआईज हैं उसमें एलिमेंट 10 बार ही रिपीट हो रहा है. तो इसका मतलब पीआईज का जो यूनियन का ऑर्डर है दैट शुड बी 30 into 5/10. सो दैट शुड बी 15. ये ट्रिक है इसमें. देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को. और इसी तरह कह रहा है 9 क्यूआईज में कर रहा है, तो इसका मतलब क्यूआई का ऑर्डर भी 9 से डिवाइड होना चाहिए और इन दोनों का ऑर्डर सेम है. सो 15 शुड बी इक्वल टू 3n/9. यू सॉल्व इट फॉर n एंड यू गेट योर आंसर. यहां से 5 हो गया और n हो गया 45. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट टफ नहीं है. इसे देखिए, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए. कोई भी कंफ्यूजन है किसी को? एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन? जस्ट आस्क मी. क्लियर है ना? पीआईज हैं, क्यूआईज हैं, दोनों का यूनियन इक्वल है और हमने ये बता दिया कि यूनियन में हर एलिमेंट 10 पीआईज में आ रहा है और 9 क्यूआईज में आ रहा है. इट मींस रिपीटिशन इज देयर बट रिपीटिशन इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. पीयूष मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने पूछा इसलिए. मेरे को 30 सेट्स उसने पी नॉमेनक्लेचर के साथ दिए. हर सेट में 5 एलिमेंट है. तो हमने बहुत सीधे तरीके से ये मान लिया कि इन 30 के 30 सेट में 150 एलिमेंट्स हुए. बट हमें ये भी देखना चाहिए था कि कहीं सेट्स में एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहे. जैसे फॉर एग्जांपल यदि P1 होता 1 2 3 और P2 होता 3 4 5, तो आप खुद देखिए मैं इनका ऑर्डर 6 लेता या मैं इनका ऑर्डर 5 लेता. पीयूष आप बताइए, 6 लेता इसके यूनियन का ऑर्डर या 5 लेता? 5 लेता, क्योंकि जो एलिमेंट रिपीटेड है उसे एक जगह से मुझे हटाना पड़ेगा. आई हैव टू रिमूव दैट एलिमेंट फ्रॉम वन ऑफ द रिपीटेशंस एंड देन आई विल काउंट इट. तो वो यहाँ पे हो रहा है. उसने कहा इनका यूनियन और इनका यूनियन सेम है. उस यूनियन को उसने एस से डिनोट कर दिया. बट वो कह रहा है कि इस एस का हर एलिमेंट 10 पीआईज में रिपीट हो रहा है. इसका मतलब पीआईज के एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटेड है 10 टाइम्स. इसका मतलब एक एक एलिमेंट 10-10 बार गिना जा रहा है. तो एक एक एलिमेंट 10-10 बार नहीं गिनना है. जो टोटल गिनती है उसको फिर 10 से डिवाइड करो, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि पीआईज के यूनियन में कितने एलिमेंट है. They'll come out to be 15. सिमिलरली वो कह रहा है 9 क्यूआईज में आ रहे हैं. इसका मतलब क्यूआईज में एक एलिमेंट 9 बार ही आ रहा है. 9 बार ही आ रहा है तो 9 बार तो काउंट होगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करा 9 से और दोनों का यूनियन सेम है. इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए. इन दोनों को इक्वेट करके n के लिए सॉल्व कर दीजिए. पीयूष क्लियर है? और भी किसी को डाउट है? आस्क मी. बताइए, फटाफट बताइए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जो पहले 2 लेक्चर्स थे उनके भी लिंक हमने यूट्यूब पे डाल दिए. ये वाला भी चला जाएगा अभी, तो जिससे थोड़ा बहुत आपको और समझना हो तो आप बाद में से देख सकते हैं दोबारा से. कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मतलब क्लैरिटी बिल्कुल रखिएगा. बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछला एग्जांपल मैंने करा ना 3 निमसेट्स में आ चुका है. 3 बार ही आ चुका है ये क्वेश्चन निमसेट में. 3 times it has occurred. Repetition is very common in निमसेट in all other entrances. 3 बार ही आ चुका है. It itself shows that it is a very important question. But आपने देखा it is not a tough question. यदि आपको थोड़ा भी सेट थ्योरी लॉजिकली आपने सीखा है then you can easily do this. जो अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो भी 3 बार ही आ चुका है. That also occurred 3 times in 3 different निमसेट्स. 4n. तो ये तो क्वेश्चन अब ऐसे होगा ना कि ये तो देखते हैं हम आंसर कर देंगे. हम एग्जाम में इसे सॉल्व थोड़ा ना करेंगे बैठ के. एक बार ही हमने यहाँ पे सीख लिया. सीखना इसलिए जरूरी है कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्जामिनर ट्रिक खेलता है तो हमें पता कि कुछ ट्रिक है इसमें. बट अदरवाइज n इज ए नेचुरल. जो ऐसे लाइन बना के करते हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल्स को लिखते हैं ऐसे. नेचुरल नंबर्स मींस 1 2 3 4. एवरीबॉडी नोज इट. ओके, नहीं भी पता तो आप सोच लीजिए. इस तरह से बनाते हैं. इस तरह सेट ऑफ रियल्स को बनाते हैं. सेट ऑफ रियल्स यू नो, सारे रैशनल सारे इरेशनल्स और सेट ऑफ रियल्स में आते हैं. ये रैशनल्स का सेट होता है, ये इरेशनल्स का सेट होता है. चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं.
अब एग्जामिनर मेरे से पूछ रहा है P यूनियन Q क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल्स या सेट P या सेट Q या नन ऑफ दिस, या ये क्वेश्चन है, 3 बार आया है। आई एम राइटिंग इट हियर सो दैट आपको पता चलता रहे इसकी इंपॉर्टेंस। इट वाज देयर इन द एंट्रेंस 3 टाइम्स। करते हैं इसे। देखो, एक तो सबसे पहले मैं इसे देखना शुरू करूंगा, इसको मैंने लिख दिया 9 टाइम्स n माइनस 1, n इज ए नेचुरल, पहला नेचुरल 1 होता है, तो इसका अंदर शुरू हो गया 0 9 18 27, सो इट मींस इट इज एवरी मल्टीपल ऑफ 9। बिल्कुल सिंपल में मैंने देखा इट इज एवरी मल्टीपल ऑफ 9। तो क्यू तो मुझे पता चल गया कि इन मल्टीपल ऑफ 9 से, इसमें सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 है। अब हम ये पी है, क्यू है, क्यू है, क्यू है। अब हम पी की बात करते हैं। अब 4n को मैं लिख लूंगा 1 प्लस 3n, और मैं आपकी रेफरेंस के लिए फिर बता दूं, बचपन में क्या, स्कूल के बचपन में जब स्कूल में हुआ करते थे, आप इस तरीके से बायनोमियल थ्योरम लगाया करते थे, बायनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एन सी एन। तो यहाँ मैं एज्यूम नहीं करता कुछ भी, मतलब मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ कि आपको पता होगा, बट मैं साथ साथ वो फॉर्मूले इसलिए लिखता हूँ कि यदि नहीं भी याद है इस समय तो उसकी वजह से हम डिले नहीं करेंगे चीजों को। 1 प्लस एन सी 1 3 प्लस एन सी 2 3 स्क्वेयर प्लस एन सी एन 3n, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और एन सी 1 होता है n, तो 1 प्लस 3n प्लस यहां से हमने 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एन सी 2 प्लस 3 टाइम्स एन सी 3 प्लस 3 रेज टू n माइनस 2 टाइम्स एन सी एन। ये हमने यहां लिख लिया। हमने 3 स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि ये भी 9 हो जाएगा, और यहां भी हम 9 से डील कर रहे थे, हमें कहीं ना कहीं तो रिलेशन लाना ही है ना, तो इसी तरह से अप्रोच अडॉप्ट करी जाती है। ये मैं डिलीट कर रहा हूं नीचे का पोर्शन। क्लियर है, आगे प्रोसीड करते हैं। बट ये तो इतना पोर्शन था, अब इन दोनों को मैं इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ रेड कलर में, माइनस 3n माइनस 1, तो माइनस 3n माइनस 1, माइनस 3n से 3n कैंसिल, माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 9 टाइम्स समथिंग, 9 टाइम्स समथिंग। तो ये जो मेरा p आ रहा है, दैट इज 9 टाइम्स समथिंग, इट मींस सम मल्टीपल्स ऑफ 9। तो Q में हर मल्टीपल ऑफ 9 था, P में कुछ स्पेशल मल्टीपल ऑफ 9 है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ऑब्वियस होना चाहिए कि P Q का सबसेट है। P में कुछ मल्टीपल्स ऑफ 9 है, Q में हर मल्टीपल ऑफ 9 है, इसका मतलब P Q में से निकला, इसका मतलब P Q का सबसेट है। और यदि P Q का सबसेट है और मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, तो मेरे ख्याल से अब तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इन दोनों का यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। सो P यूनियन Q इज Q। यूनियन का मतलब है दोनों को यूनाइट करना, तो जो सबसे बड़ा वाला है वो आंसर उठ जाता है, तो P यूनियन Q किसके बराबर हो गया, Q के बराबर। किसी को भी डाउट है, आस्क मी। तो बड़े आराम से हम इनमें स्कोर कर सकते हैं, आप खुद देख लीजिए। कहीं कोई डाउट किसी को, एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, कैन जस्ट आस्क मी। एक और इजी मेथड से आपके करके दिखाता हूं, जैसे मैं नॉर्मली एग्जाम्स में करता, यदि मुझे करना होता आपकी जगह ये, और मैं इसी तरह से करता भी था अपने टाइम में। क्यू तो मुझे पता चल गया क्या है, बट पी मैंने लिया 4n माइनस 3n माइनस 1। ठीक है, पहले मैं n को 1 पुट करूंगा, n को 1 पुट करूंगा, मैं इसकी वैल्यू निकालता जा रहा हूं, देखिएगा n को 1 पुट करा तो 4 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज 0, ये आया फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर मैंने n को 2 पुट कर दिया, n को 2 पुट करा तो ये आया 4 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज 9। ठीक है, फिर मैंने n को 3 मल्टीप्लाई कर लिया। ज्यादातर n को 3 करने में हमारा आंसर आ जाता है 4 क्यूब
-9 -1 कितना हो गया 4 क्यूब 64 - 10 दैट इज 54 54 54 is also a multiple of 9 बट ये बीच के मल्टीपल्स मिसिंग है 9 18 27 ये सब मिसिंग है इसका मतलब इस वाले ने मुझे मल्टीपल ऑफ 9 तो दिए बट सारे मल्टीपल ऑफ 9 नहीं दिए सेलेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 9 और क्यू में हर मल्टीपल ऑफ 9 था तो मैं यहीं से इन्फर कर लेता कि पी क्यू का सबसेट है ठीक है ना सो दैट वाज द शॉर्टकट तो इस तरह के एग्जांपल्स में जरूरी नहीं है कि आप बाइनोमियल लगाएं तो वो एग्जैक्ट मेथड है बट आप n 1 2 3 करेंगे ना 99% टाइम आपका आंसर आ जाएगा 99% टाइम आपका आंसर आएगा ही आएगा तो हमने इसमें देख लिया कि जो आ रहे हैं वो स्पेशल मल्टीपल्स आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्लियर है सब लोगों को आस्क मी एनीथिंग इफ यू वांट इफ यू सो विश आस्क मी और आप भी अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस वही डालिए बेशक मातृभाषा में आसानी रहती है हिंदी में तो साथ साथ इंग्लिश सुनना बोलना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि जब आप इंटरनेशनल एरिना में काम करेंगे जब आप ग्लोबल प्लेयर बनेंगे इंडिया से बाहर काम करेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरी लैंग्वेज जानना स्पेशली इंग्लिश हेल्पफुल रहती है उसमें सुनना भी बोलना भी एक तरीका ये भी होता है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बाद में उसी को स्पीड से पढ़ रहे हैं तो दैट विल इंक्रीज योर स्पीड जिनको नहीं आता जिनको थोड़ा कम आती है इंग्लिश उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ या जिन्हें थोड़ा बहुत अंदर से रहता है कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए सैनमेक्स में मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ सभी चीजें दोनों चीजों में बोलता हूँ क्योंकि बोथ द लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट हिंदी जल्दी समझ आती है हमारी मातृभाषा है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है दैट इज ऑल्सो नीडेड ठीक है ना खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं आता तो क्या हो गया हमें अपनी भाषा आती है हमेशा एक्स्ट्रा जानना इज एडवाइसेबल दैट इंक्रीजेज देयर स्किल्स अब कंप्यूटर्स में भी एक ही लैंग्वेज थोड़ा सीखते हैं बहुत कुछ सीखते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं अब ये तो नहीं कह सकते कि एक ही लैंग्वेज सीख लिया और क्या सीख के करेंगे तो सेम हैपेंस हियर सो हैव दैट कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को होता है उस चीज का कॉम्प्लेक्स उसे ही हटाना है वो बहुत जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ आपको हाँ या आई हैव अ क्वेश्चन है ये भी दिस वाज आल्सो देयर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एज सच इट इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को A1 A4 आर सबसेट्स ऑफ ए सेट अब भी लिखिए और फिर आप सॉल्व करिएगा सबसेट्स ऑफ ए सेट U containing 75 elements तो A1 A2 A4 are subsets of a set U containing 75 elements with the following property ओके ऐसे रहने देते हैं ये ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन करते हैं ये वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मतलब अल्टीमेटली जब क्वेश्चन बनेगा ये क्वेश्चन में फॉर्मूला ये लगेगा ऑर्डर ऑफ A1 यूनियन A4 जो मैंने बताया था ना 3 वाला पहले एक एक का ऑर्डर लेंगे फिर 2 2 का माइनस में लेंगे फिर 3 3 का प्लस में लेंगे फिर 4 का माइनस में लेंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है ये तो जब हम क्लास नोट्स देंगे जब हम आपको मटेरियल देंगे और शीट्स देंगे और जब होमवर्क शीट्स देंगे क्लास वर्क शीट्स देंगे उनमें भी हम डिस्कस कर लेंगे इसमें लॉजिक नहीं है ये तो सीधी कैलकुलेशन है तो इसको छोड़ते हैं इसकी जगह मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ जो बहुत अच्छा है इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 4 क्योंकि क्लासेस में मैं ये अप्रोच रखूंगा कि जिनमें हमें लॉजिक सीखना है वो ज्यादा सीखें जिनमें खाली कैलकुलेशन करनी है वो हम शीट्स में कर लेंगे वर्कशीट्स में कर लेंगे टेस्टिंग में कर लेंगे आपको निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी एंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी करिए फटाफट ऑर्डर ऑफ ए 4 है ऑर्डर ऑफ बी 7 है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी एंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी एंड आई नीड योर आंसर्स रिस्पॉन्ड कीजिए ए में 4 एलिमेंट है बी में 7 एलिमेंट है हमें ये नहीं पता कि दोनों में कॉमन है या नहीं है चलिए मैं ही हेल्प करता हूँ आपकी ठीक है ना मैक्स और मीन हमेशा एक्सट्रीम केसेस होते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस एक्सट्रीम सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं सेट थ्योरी में 2 ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती हैं एक तो ये हो सकती है कि ए बी के अंदर हो ये एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई और दूसरी है ए और बी दोनों अलग अलग अब जब भी मैक्स और मिन निकालते हैं ना इसका मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस हैं ये एक्सट्रीम सिचुएशंस है यदि हम लॉजिकली सोचते हैं तो आंसर सही आया मेरे पास हर्षित मित्तल ने सही आंसर दिया है तो
इस केस में तो ए और बी दोनों डिसजॉइंट है। अच्छा, जिन सेट का एक डेफिनेशन मैंने नहीं बताई थी, यदि दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स हैविंग नथिंग इन कॉमन। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस वाले केस में डिसजॉइंट सेट्स हो गया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी, इसमें पूरा का पूरा ए लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा बी लेना पड़ेगा, 11। तो ये केस तो 11 हो गया, ठीक है ना। इससे अलग कोई केस, इससे एक्सट्रीम सिचुएशन हो ही नहीं सकती। इस वाले केस में ए बी के अंदर ही है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी हो जाएगा बी के बराबर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा बी के ऑर्डर के बराबर, दैट इज 7। तो ये दो एक्सट्रीम के सिचुएशंस हैं, तो मिनिमम हो गया 7, मैक्सिमम हो गया 11। एक्चुअल क्वेश्चन है, आप देखिए कितना टाइम लगना था, हार्डली 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, आप खुद देख लीजिए। तो जब भी मैक्स और मिन की बात करता है ना एग्जामिनर, इट मींस ही इज टॉकिंग, ही इज आस्किंग यू अबाउट एक्सट्रीम और एक्सेप्शनल सिचुएशंस। तो यही बन सकते हैं कि या तो ए और बी डिसजॉइंट हो या ए बी का सबसेट हो। यदि ए बी का सबसेट है तो ए और बी का यूनियन बी हो गया, तो इसलिए ए यूनियन बी का ऑर्डर वही हो गया जो बी का हो गया, जो 7 है। और ए और बी डिसजॉइंट है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का यूनियन लेने का मतलब है दोनों को काउंट करना। ए की काउंटिंग 4, बी की काउंटिंग 7, दोनों की काउंटिंग 11। सो दैट वाज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये भी एक्चुअल है, 2-3 बार ये आ चुका है। नेक्स्ट क्लास मैंने आपको बताई संडे को रखेंगे और उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे डेट। डेट तो वैसे मैंने डिक्लेयर कर ही दी है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th, ठीक है, बिकॉज वी होप दैट यू शुड बी सिलेक्टेड, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी ऑस्पिशियस डे। तो 15 तारीख से पहला नवरात्र है, उस दिन से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन, इफ fx plus f1 minus x is 2, then f of 1 upon 2001, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और एक्सपेक्टेड है, कभी भी आना ये क्वेश्चन। आपको ये सम बताना है मेरे को कितना होगा। आई एम गिविंग यू सम चॉइसेस। पहली चॉइस है 2000, दूसरी चॉइस है 2001, तीसरी चॉइस है 1999 और चौथी चॉइस है 1998। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में भी ना एक ट्रिक यूज करते हैं हम लोग। एग्जामिनर ने ये दिया है तो इसका मतलब यूज तो इसे करना ही चाहिए मुझे। अब खुद देखिए, यदि मैं x को ले लेता 1/2001, तो मुझे एकदम स्ट्राइक करता है कि यदि मैं 1 माइनस एक्स लूंगा तो 1 माइनस 1/2001 is 2001 minus 1/2001, that is 2000/2001, which is nothing but this। मेरे ख्याल से अब तक तो आपको हिंट लग गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। इसका मतलब ये मेरा f of x है, तो ये मेरा f of 1 minus x है। This is my f of x, this is my f of 1 minus x, and इसकी वजह से इन दोनों का सम क्या हो गया 2 का। सो इसका मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट मिलके मुझे दे रहे हैं 2। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर तो सारा लॉजिक इसी पे मैं बेस करूंगा। x को मैंने लिया 1/2001 और मैंने 1 माइनस एक्स निकाला, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी गिवन है तो दैट इज ऑब्वियसली टू बी यूज्ड। तो 1 माइनस एक्स आ गया 2000/2001। इट मींस फर्स्ट एंड लास्ट का सम इज 2 एज पर द गिवन आइडेंटिटी। इसी तरह यदि आप सेकंड लें एंड सेकंड लास्ट, यहां पे तो दूसरा होगा सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, इन दोनों टर्म्स का सम भी 2 होगा। इस तरह हर पेयर का सम 2 होता चला जाएगा, बट पेयर्स हैं कितने ये देखने पड़ेंगे। आपने शुरुआत करी 1 से और आप गए 2000 तक, इसका मतलब टोटल 2000 टर्म्स हैं, इसका मतलब 1000 पेयर्स हैं और हर पेयर का सम 2 आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल सम कितना आना चाहिए 2 into 1000, दैट इज 2000। दैट शुड बी द टोटल सम। ये लीजिए 2000 शुड बी द आंसर।
बोलिए कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? रिस्पॉन्स किया कीजिए, मुझे भी इंटरेस्ट बना रहता है उस केस में, ठीक है ना? तो इट इज 2000 एक्चुअल प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। खाली निमसेट में नहीं, सीयूईटी में भी आ सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो इसी तरीके से यूज होती हैं किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, किसी में जो भी बड़ी हैं वो सबके सब यूज होती हैं। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। अच्छा, हरिओम कह रहा है मुझे रिपीट करना चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बारी, ही वांट्स मी टू रिपीट इट। देखो हरिओम, हमें आइडेंटिटी गिवन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज 2, गिवन है तो यूज तो करनी पड़ेगी, ठीक है? मैंने ले लिया x को 1/2001 क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन में, तो f ऑफ 1 माइनस 1/2001 होना चाहिए 2। इसका मतलब f ऑफ, सिंप्लीफाई करा, 1/2001 प्लस f ऑफ 2/2000/2001 हो गया 2। तो ये आइडेंटिटी मुझे मिल गई ना। अब केयरफुली देखो, ये वाला, ये मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला मैंने लिया था, और इन दोनों का सम मुझे 2 मिल गया। अब आप दूसरा वाला ले लो, एफ ऑफ 2, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ 2/2001 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 2/2001, ड्यू टू द गिवन आइडेंटिटी इट शुड ऑल्सो बी 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ ऑफ 2/2001 प्लस एफ ऑफ 2001 माइनस 2/2001 should be 2. It means f of 2/2001 plus f of 1999/2001 is 2। ये लीजिए, ये वाली जो यहाँ पे टर्म रही होगी ना, ये रही होगी एफ ऑफ, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है ना, 1999/2001 रही होगी। तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाली है और ये सेकंड लास्ट वाली है, इसका सम भी 2 आ गया। तो पेयर्स में सम 2 आ रहा है, ठीक हो गया हरिओम? क्लियर है? पेयर में सम 2 आ रहा है, और क्योंकि 1 से लेके 2000 तक गए तो 1000 पेयर्स हैं। Every pair is giving me a sum of 2 and there are 1000 pairs, so my answer has to be 2 into 1000, that is 2000. Next example. Let's do another example. Which of the following is correct? आंसर करिएगा सब लोग। पहला है 50, दूसरा है 5 is this, बहुत ऑर्डिनरी है, just to check what you know or what you have learned and D is none। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट, which of the following is correct? 50, 5 is, so Harshit says D, Piyush says D, Jyoti says D. I think it's quite obvious, okay? क्योंकि ये सेट है और ये एलिमेंट है, सेट एलिमेंट के बराबर नहीं होता, पहला वाला गलत। ये वॉइड है, ये सिंगलटन है सेट के अंदर, और जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो सेट कैसे सेम हो, ये भी गलत है। सेम लॉजिक पे ये भी गलत है। आंसर इज दिस, क्योंकि सेट्स को बराबर होना है तो पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर एलिमेंट सेम होने चाहिए। बट बी और सी चॉइस में लेफ्ट हैंड साइड वॉइड सेट है जिसमें कुछ नहीं है, और राइट हैंड साइड सिंगलटन है जिसमें एक एलिमेंट है। सो ऑब्वियसली दैट वाज रॉन्ग। नेक्स्ट, a minus b is what? कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, a इंटरसेक्शन b, a complement intersection b, a intersection b complement, a complement intersection b complement। What is a minus b? Very easy. So students have started answering and C आए हैं, B भी आया है,
देख लेते हैं a माइनस बी, बट इंटरेक्टिव क्लास रखने से बेनिफिट रहता है, तो वही मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग करिए, आंसर किया कीजिए। a माइनस बी ये है, तो इसका मतलब बोर्ड पे देखिए क्या है कि a तो चाहिए पर b नहीं चाहिए। a तो चाहिए, साधारण भाषा में बोलिए a तो चाहिए पर b नहीं चाहिए। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a तो चाहिए पर b नहीं चाहिए। a इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है ठीक है। चलिए आगे करते हैं, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था बीच में। तो दोबारा से ये आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू हो गया, सब लोगों को वॉइस भी आ रही होगी, ठीक है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग फाइन। तो सी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लेट मी डू द नेक्स्ट एग्जांपल। So a few more examples and then we'll finish today's class. Which of the following is a finite set? नेक्स्ट क्लास में सेट थ्योरी पे कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो आए हुए होंगे, एंड आई विल डू अ बिट ऑफ लॉजिक आल्सो। And by the fourth class you must be having enough idea that what you are going to get. So x is an integer, x less than 1. b is x is a real number. Zero less than x less than 1. X is a natural number. More than 5. And x is an even prime number. बहुत easy question है, it should not take more than 1 second, you know, it should not take more than 1 second. करिए आंसर, which of these is a finite set? Very good, आंसर आने शुरू हो गए। I'm happy that you're responding, and in fact you should respond because it is your career and you should be very very serious about it. तो सबसे पहले हम इंटीजर्स की बात करें, 1 से छोटी पूरी नेगेटिव सेगमेंट होती है, ओके, इनफाइनाइट है। दो रियल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, 5 से बड़े इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल्स होते हैं, 6 7 8 टिल इंफिनिटी, और खाली एक ही इवन प्राइम नंबर है विच इज 2, सो ऑब्वियसली योर आंसर इज दिस। तो ये तीनों इनफाइनाइट सेट्स हैं, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइनाइट सेट। चलिए क्वेश्चन मुझे और स्ट्राइक कर गया, लाइन सेगमेंट। आप सबको पता होगा लाइन और लाइन सेगमेंट का फर्क। लाइन होती है इनफाइनाइट लेंथ की, लाइन सेगमेंट होती है फाइनाइट लेंथ की। सपोज ये लाइन सेगमेंट है मेरी 5 मिलीमीटर की, सो इज ए फाइनाइट, आपको एक चॉइस लेनी है, और इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स।
बताइए लाइन सेगमेंट क्या होती है? फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स और इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स. What is a line segment? Harshit has given infinite. So what is a line segment? It is a finite set of points or infinite set of points. Hariom says finite. Karthikeya says finite. Line segment और line में जैसे मैंने difference बताया, line is of infinite length, but line segment is of finite length. But again, line segment में line segment line का वो हिस्सा है जो points के बीच में है, और points होते हैं real number, और रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट. तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट इज एन इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स. तो हमेशा ध्यान रखना है. इट इज अनदर गुड क्वेश्चन. ठीक है ना? लाइन सेगमेंट है, लाइन इज ऑन ए नंबर लाइन. इट्स अ नंबर लाइन. नंबर लाइन मींस इट इज एन रियल नंबर्स. तो इनिशियल पॉइंट भी रियल नंबर है, टर्मिनल पॉइंट भी रियल नंबर है, और दो रियल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं. और जब दो रियल्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, देन ऑब्वियसली it is an infinite set. चलिए एक और एग्जांपल करते हैं. Let's do one more example. ये मैं एक शेडेड पोर्शन बना रहा हूं. ए जैसे जैसे मैथमेटिक्स की फाइल ज्यादा बड़ी होती जाती है ना, लोडिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज मैथमेटिक्स यूज हैवी सिंबल्स. सी, ये आपका शेडेड पोर्शन एग्जामिनर ने दिया है. दिस इज द शेडेड पोर्शन ही इज टॉकिंग अबाउट. और एग्जामिनर पूछ रहा है ये शेडेड पोर्शन कौन सा है. पहली चॉइस है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. दूसरी चॉइस है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तीसरी चॉइस है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. और चौथी चॉइस है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी. बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपका? आंसर आने स्टार्ट हो गए. गुड. हर्षित इज गिविंग बी. Another B. Just two more questions I am going to do, and that is finishing this class. देखिए प्रॉपरली देखते हैं कि चाहिए क्या एग्जामिनर को. ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है बी यूनियन सी. ठीक है. और इसमें ये वाला पोर्शन जो मुझे चाहिए, ये बी यूनियन सी का वो पोर्शन है जो ए ने कॉमन ले रखा है. इट मींस इट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. जो पोर्शन मैंने रेड से मार्क करा है अंदर, वो ए ने वो पोर्शन लिया है जो बी यूनियन सी के पास था. सो इट मींस इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी यूनियन सी. क्लियर है? देखिए इन ए कॉलेज 70% students take tea. In a college, 70% of the students, 70% students चाय पीते हैं. 60% students take coffee. How many take both? Suppose ये क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा. कितने लोग हैं जो दोनों चीजें लेते हैं? 70, 60, 30, none of these. 70% लोग चाय पीते हैं, 60% कॉफी पीते हैं. कितने लोग दोनों चीजें पीते हैं?
तो बेसिकली आप लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं, आप लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ टी यूनियन कॉफी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टी प्लस ऑर्डर ऑफ कॉफी माइनस ऑर्डर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी। ये आपको चाहिए x, ये आपका 70 है, ये आपका 60 है, और ये आप 100 लेते हैं क्योंकि हमने परसेंटेज की बात करी तो 100 ले लिया, ठीक है ना। बट अब यहां पे ट्रिक आ जाती है, ये जो 100 है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और टी यूनियन सी का मतलब है ये उनकी बात कर रहा है जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। बट मेरी इस प्रॉब्लम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस कॉलेज का हर स्टूडेंट चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीता ही होगा। हो सकता है कुछ लोग कुछ ना पीते हो इन दोनों चीजों में से। Are you getting what I am saying? That is the most important point जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब टोटल स्टूडेंट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है वो टोटल स्टूडेंट या जो चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ जरूर पीते हो, और ये हमें गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि मैं मानता हूं कि वाई स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ जरूर पीते होंगे और टोटल स्टूडेंट 100 है, तो मुझे इस तरह से इक्वेशन बनानी चाहिए। इट मींस मेरी इक्वेशन बनेगी 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 प्लस 60 माइनस एक्स, दैट इज माइनस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। और जब आप इसे करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30%। ये आंसर होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को भी डाउट है मेरे से पूछिए। कभी भी अपने आप ये एज्यूम नहीं करना है आपने कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सारे स्टूडेंट को डिपिक्ट कर रही है। यूनियन का मतलब हमेशा ये होता है कि वो लोग जिनमें हम इन्वॉल्व हैं या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिन्हें हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ हम उन्हें कंसीडर कर रहे हैं जो चाय या कॉफी पीते हैं, और हमें नहीं पता इस कॉलेज में कितने लोग चाय या कॉफी कुछ नहीं पीते हैं। तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को 100 नहीं लिख सकते, एटमोस्ट 100 ले सकते हैं। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है कैन आस्क मी, रिस्पॉन्ड कीजिए। एंड देन कम्स माय लास्ट क्वेश्चन टुडे। एक क्वेश्चन और करते हैं बस, एंड देन फिनिश इट। गुड। So I hope you will be able to answer this, most of you. और बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिला करेंगी जिससे आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए इन सब चीजों में। इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, every student reads 5 newspapers, and every newspaper is read by 60 students. The number of newspapers, ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, कॉलेज में कितने न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक है। कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 20, एग्जैक्टली 25, एग्जैक्टली 28। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आंसर कीजिए। ज्योति क्या चीज रिपीट करवानी है, पहला वाला क्वेश्चन? अब अनम्यूट करके जवाब दे सकती है, नहीं तो इस पे भी लिख सकती है मैसेज पे। अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं फिर पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा। आखिरी क्वेश्चन कीजिए फटाफट। देखिए आप इसमें देखिए 300 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो आप इसे टोटल रीडिंग्स लिख लीजिए कि न्यूज़पेपर की टोटल कितनी रीडिंग्स होती होंगी। 300 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट 5-5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो टोटल रीडिंग हो गई 1500।
1500. ओके, एंड दूसरी स्टेज में वो कहता है एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60. तो लेट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स बी n. तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स का एक और एक्सप्रेशन आ गया, n न्यूज़पेपर है, हर एक को 60 बच्चे पढ़ते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स 1500 भी है, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग 60n भी है, और क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, इसका मतलब 60n इज इक्वल टू 1500. इट मींस n शुड बी 1500 अपॉन 60. कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30. सो इजी. समझ आ गया? तो दो तरह से डाटा दिया हुआ है, एक बार ये स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कितने, और ये बताया गया है कि हर स्टूडेंट कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो इससे हमें पता चल गया कि टोटल न्यूज़पेपर की रीडिंग होती कितनी है. और दूसरी सिचुएशन में वो कहते हैं सपोज न्यूज़पेपर n है और हर न्यूज़पेपर को 60 बच्चे पढ़ते हैं, तो हम फिर कहेंगे कि फिर अब तो रीडिंग हो गई 60n. तो एक तरफ से रीडिंग आ रही है 1500, एक तरफ से रीडिंग आ रही है 60n, दोनों इक्वेट होनी चाहिए. सो वी अल्टीमेटली गेट अवर आंसर टू बी 25. तो ये मैं सॉल्व कर देता हूं, जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ज्योति ने मेरे से पूछा था वो मैं समझा देता हूं. हमने कहा कि कॉलेज में यदि इसके साथ में एक और डाटा डाल देता, एवरी स्टूडेंट टेक्स either 2 or tea of coffee, यदि ये और आ जाता मेरे क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ जरूर लेता. सपोज एडिशनली एग्जामिनर ये डाल देता जो अभी मेरे क्वेश्चन में नहीं है, उसने कह दिया कि हर स्टूडेंट टी या कॉफी में से कुछ ना कुछ जरूर लेगा. ठीक है, यदि वो कह देते कि हर स्टूडेंट टी और कॉफी में से कुछ ना कुछ जरूर लेगा, तब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को एग्जैक्टली 100 ले पाते, क्योंकि फिर हमें कंफर्म था कि इस कॉलेज का हर बच्चा चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीता है. बट एग्जामिनर ने मुझे ये नहीं दे रखा, तो इसलिए मैं 100 नहीं ले सकता. बट मुझे पता है कि इस कॉलेज में 100 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि हम परसेंटेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब 100 से ज्यादा तो स्टूडेंट है नहीं. तो हम कहेंगे ये जो चाय और कॉफी पीने वाले लोग हैं ये एग्जैक्टली 100 है या ज्यादा से ज्यादा 100 है. तो अब मेरी इंफॉर्मेशन क्योंकि इनकम्प्लीट है, मुझे ये नहीं पता कि हर बच्चा चाय कॉफी में से कुछ ना कुछ पीता ही होगा, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली 100 है, मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा 100 है. तो इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू 100 लिया. क्लियर है ज्योति? बताइए क्लियर है तो फटाफट रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज. ठीक है, तो इससे आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है. अब जो नेक्स्ट लेक्चर है 4th इन द सीरीज, वो आपको बता दिया गया है संडे को, और उसी दिन क्लास की अनाउंसमेंट है. वैसे 15 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, एडमिशन नेक्स्ट वीक में ओपन होंगे. तो जिन्हें डाउट है वो लोग रुक सकते हैं अभी, और सब लोग प्लीज एग्जिट कर चाहिए. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.